सुखराम जी, कुछ भाजपा के लोग भी विद इन पार्टी और कांग्रेस के लोग भी आपको के ऊपर जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। देखिए, ऐसा होता है, राजनीति है, जिसको कुछ नहीं मिलेगा कोई ना कोई आरोप तो लगाएगा। जो हाटी का मुद्दा था, भाजपा ने उसको सिरे चढ़ाया, उसका हरिजन समुदाय में बहुत नाराजगी देखने को मिली। इसका खामियाजा भी सुरेश कश्यप जी को भुगतना पड़ा। हेलो, मैं हूं सुखविंदर। आप देख रहे हैं न्यूज़ घाट टॉक शो। मैं आपके साथ पिछले 2 दशक से पत्रकारिता के माध्यम से जुड़ा हूं। दैनिक भास्कर, दिव्य हिमाचल, हिमाचल दस्तक के माध्यम से आपके लिए सेवाएं देता रहा हूं। लेकिन बदलते समय में, बदलते मीडिया के सिनेरियो में लोग विजुअल्स को ज़्यादा देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं, स्टोरीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसी के सीक्वेंस में हम एक पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें देश की जानी मानी हस्तियों को आप देखेंगे, उनके विचार सुनेंगे, उनकी कहानी सुनेंगे। इस पॉडकास्ट में स्टोरी होगी, स्ट्रगल होगा, सक्सेस होगी, मोटिवेशन होगा और भी बहुत कुछ जो आप चाहेंगे उसके अनुसार हम उसको लाते रहेंगे। और आप इसको देखते रहें। न्यूज़ घाट चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम जिस हस्ती से बात करने जा रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति की जानी मानी हस्तियां सुखराम चौधरी, जो हिमाचल प्रदेश के पौंटा विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक चुन के आए हैं और वर्तमान में शिमला संसदीय सीट से भाजपा के प्रभारी हैं। उन्होंने बड़ी विषम परिस्थितियों में राजनीति की शुरुआत करी। आज हम उनसे सिर्फ राजनीति की बातें ही नहीं जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, उनकी स्टोरी और उनका स्ट्रगल और उनकी सक्सेस और उसके पीछे क्या मोटिवेशन रही, इन सारी बातों में बात करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं बातचीत आज की। सुखराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ घाट टॉक शो में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सुखराम जी, हम बात शुरू करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आप राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं थे, तो आपका बचपन कैसा रहा, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही? हम 9 भाई बहन हैं। सभी जो मेरी बहनें हैं मेरे से बड़ी हैं, 2 ब्रदर मेरे से छोटे हैं। मेरे पिताश्री जब मैं 3 साल का था तब वो इस दुनिया में नहीं रहे, परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो गए। मेरे चाचा श्री ने हमारा पालन पोषण किया। हमारी पृष्ठभूमि, हम कृषक हैं और उन परिस्थितियों में हमने सभी ने एजुकेशन हासिल की। मेरे 4 भाई मेरे समेत सर्विस में लगे। एक ब्रदर हमारा घर में काम करने में रहा और बचपन से ही मुझे मेरी माताजी का, मुझे पूरे परिवार का बहुत प्यार मिला। एक बात अवश्य है कि जब भी मैं किसी बेसहारा व्यक्ति को देखता था, महिला को देखता था, व्यक्ति को देखता था, तो मेरा दिल उनके प्रति वैसे ही नर्म हो जाता था। किसी का अगर कोई व्यक्ति शोषण करे तो वो मेरे दिल में बहुत उसकी पीड़ा होती थी। हमेशा पौंटा विधानसभा क्षेत्र से बाहर के विधायक बनते रहे जिनकी जन्मभूमि पौंटा नहीं थी। वो चुनाव में आते थे, चुनाव जीत कर चले जाते थे, 2-4 दिन लगाते थे। उनका इंटरेस्ट पौंटा विधानसभा क्षेत्र के ना विकास की ओर होता था और व्यक्तिगत संबंध, उनकी रिश्तेदारी, उनके व्यक्तिगत संबंध बाहर के लोगों के साथ होते थे, आउट ऑफ कंस्टिट्यूंसी होते थे। तो फिर पौंटा के लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि क्यों ना हम पौंटा की धरती से पैदा हुआ व्यक्ति को विधायक बनाएं। सर्वप्रथम चौधरी मिल्खराज जी विधायक बने। जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो इंडिपेंडेंट बने, स्वतंत्र बने। उससे पहले उन्होंने जनसंघ से चुनाव लड़ा था, परंतु 1977 में उनको टिकट नहीं मिला, वो जीते। इंडिपेंडेंट थे, बीच में सरकार टूट गई और वो कांग्रेस में नहीं गए।
उसके बाद भी हमारे यहाँ के लोग संघर्ष करते रहे। उसमें सरदार रतन सिंह जी हैं जो स्थानीय विधायक बने, भाई फतेह सिंह जी बने, और फिर मुझे पोंटा के लोगों का असीम प्यार मिला, और आज मैं पोंटा के लोगों के आशीर्वाद सहयोग से चौथी बार पोंटा विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूँ। मुझे विधायक बनाने में जहाँ पोंटा के लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, मेरी धर्मपत्नी का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वो सर्विस में थी, अभी रिटायर हुई है। उसने सर्विस भी करनी, बच्चों का पालन पोषण भी करना, और घर में सवेरे से चाहे कोई 5 बजे आए चाहे 6 बजे आए, मैंने कभी भी उनके मुंह पर शिकन नहीं देखी, कभी ऐसा नहीं देखा। हर व्यक्ति को अटेंड करना, अपना कामकाज भी करना, तो यह मैं कह सकता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मैं बिजली बोर्ड में भर्ती हो गया 1982 में। उसके बाद मैंने लगभग 15 साल सर्विस की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास प्रकट किया, और आज पोंटा के असीम लोगों के असीम कृपा से आज मैं पोंटा विधानसभा क्षेत्र का चौथी बार विधायक। सुखराम जी, कितने साल की सर्विस रही, कितने साल सर्विस करी, वो उस दौरान सफर कैसा रहा? क्या राजनीतिक गतिविधियों में उस टाइम शामिल होना शुरू हो गए थे? मैंने 15 साल सर्विस की। हमेशा मैं भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में शामिल होता रहा। एज ए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने उन 15 साल भी काम किया है। उस समय हमें यही पता नहीं होता था कि कर्मचारी को ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, हर मीटिंग में आना जाना, बराबर चुनाव में पार्टिसिपेट करना, पूरा पार्टिसिपेट किया, कोई दिक्कत नहीं थी। वैचारिक दृष्टि से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हमारी ऐसी रही कि हमारा जो बेस है, जो विचारधारा है, वो मेल भारतीय जनता पार्टी से खाती थी, इसलिए हमारा पूरा गाँव ही भारतीय जनता पार्टी का गाँव है। स्कूल टाइम में कैसे थी एजुकेशन? आप पढ़ाई में बहुत तेज थे या एवरेज थे? मेरा जो स्कूलिंग का समय रहा है, शिक्षा में मेरा बहुत अच्छा वो रहा है। शिक्षा में क्लास में मेरी हमेशा पहली या दूसरी पोजीशन आती रही। और मैंने जब मैं ITI करने गया, उसके बाद नाहन में मैंने इवनिंग कॉलेज भी अटेंड किया। 5 बजे ITI से छुट्टी होती थी, 5:40 पे इवनिंग कॉलेज 5:40 से 9 बजे तक होता था। 1 साल वो भी अटेंड किया, ITI भी की। उसके बाद ITI करने के बाद जब मुझे सर्विस मिल गई, उसके बाद भी मैंने 1 साल कॉलेज ज्वाइन किया। मैंने BA फर्स्ट ईयर किया। उसके बाद मैंने सोचा कि टेक्निकल एजुकेशन ली जाए। फिर मैं डिप्लोमे की तरफ लग गया, वो भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा रहा। और फिर मेरी 6 साल की सर्विस के बाद पदोन्नति होगी, मैं JE बन गया, और मैंने 15 साल सर्विस की। हमेशा से अपने काम के प्रति जो है, उसके प्रति एक निष्ठा से काम करना शुरू से ही मेरी आदत रही। सुखराम जी, आप खेलों में भी बड़ा रुझान रखते हैं, गतिविधियों में भाग लेते हैं। साथ के दोस्त बताते हैं कि आप उनके साथ क्रिकेट भी खेला करते थे। बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कबड्डी, खो-खो में मेरी बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी। एथलीट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, और मैंने हॉकी भी खेली है कुछ दिन। तो स्पोर्ट्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। हमेशा मैंने स्पोर्ट्स को प्राथमिकता दी है। और जब मुझे सर्विस मिली, उसके बाद भी हम गिरिनगर में भी क्रिकेट की टीम में हम शामिल रहे, जगह जगह खेलने जाते थे। वहाँ क्लब था, क्लब में जाना,
उसमें करना और सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। अभी टाइम मिलता है रिलैक्स होकर क्रिकेट देखने का, आईपीएल देखने का, वर्ल्ड कप देखने का? देखिए वर्ल्ड कप तो देखा हमने, आईपीएल इस बार मैंने नहीं देखा, एक मैच भी ऐसा नहीं जो मैंने पूरा देखा। समय नहीं लगता क्योंकि चुनाव है, सवेरे 6 बजे से हम शुरू हो जाते हैं, रात के 12 बजे खत्म होता, बीच में कहीं बैठे हैं 2 मिनट के, 4 मिनट, 5 मिनट के लिए देख लिया, ज़्यादा समय नहीं मिलता। सुखराम जी, जब पहला इलेक्शन लड़े आप, सरदार अब्दुल सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट थे, आप बीजेपी का, कोई 2-2.5 हज़ार वोट से वो इलेक्शन हार गए थे। वो 5 साल अगला इलेक्शन जीतने तक कैसे संघर्ष कर रहे हो, कैसे स्ट्रगल के साल थे? देखिए जहाँ तक पहले चुनाव की बात है, मैंने प्रथम चुनाव लड़ा। आप सबको पता है कि उस समय पोंटा में भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी लोग बगावत में भी खड़े हुए। मैं 2420 वोटों से चुनाव हार गया। प्रदेश में शुरू में कांग्रेस की सरकार बनी, 10-15 दिन के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। प्रदेश में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हमारे मुख्यमंत्री बन गए प्रदेश के। उसके बाद लगातार लोगों के बीच में रहना, लोगों का जो है हर सुख में दुख में शामिल होना, जो उस समय यथासंभव हो सकता था, सरकार से मिलकर, मंत्रियों से मिलकर उन कामों को करवाना, और काफ़ी संघर्षपूर्ण 5 साल हमारे रहे जिंदगी के। उसमें हमने पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का दिल जीता, और पोंटा विधानसभा क्षेत्र के सभी काफ़ी लोग ये कहते थे, उनके ये मेरे पर विश्वास हो गया कि अगर ये चुनाव जीतते हैं, इनको समय मिलता है, तो पोंटा की जो है ये बेहतर जो है सेवा कर सकते हैं। सुखराम जी, उन दिनों उसी 5 साल के टेन्योर में भाजपा की एक बड़ी दिग्गज नेत्री होती थी, वो भी उस टाइम पोंटा में भी काफ़ी इंटरफेरेंस होता था, वो लगातार धूमल साहब के ऑफिस में शिकायतें भी करा करते थे आपकी। कैसा रिस्पॉन्स रहता था कि धूमल साहब का क्या रवैया रहता था उस टाइम? देखिए उसके बारे में आज बोलने का समय नहीं है, वो स्वर्ग में हम यहाँ बैठे हैं। ठीक है, राजनीति में हम भी है, उन्होंने हमारे साथ चुनाव लड़ा, वो हमारी नेता थी, परंतु कई बातें रही बीच में। और आदरणीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर, उस समय मुख्यमंत्री प्रोफेसर धूमल जी थे, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद हम पर रहा है, उन्होंने हम पर विश्वास प्रकट किया, और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी जितना भी मंत्रिमंडल था, वो भी हम पर विश्वास प्रकट करता था। तो बीच में कई तरह की छोटी छोटी बातें, उन सब बातों को ला कर हम आगे बढ़े हैं। तो सुखराम जी, आसपास के हमने कभी बहुत सारे भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की भी कार्यशैली को एनालाइज किया, आपकी भी बहुत सालों, कई दशक से एनालाइज कर रहे हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं। आज भी आप सुबह जब मैं कॉल करना शुरू करा तो आप 6:30 बजे के करीब फील्ड में निकल गए थे। आप इतनी मेहनत करते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि आप लीग से आगे निकल जाते हैं, जितनी नहीं भी करनी चाहिए उतनी भी कर जाते हैं। रेणुका के विधानसभा के एक बार उपचुनाव में ऐसा ही हुआ, कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्या था सर? देखिए जहाँ तक चुनाव की बात है, जब आदमी चुनाव में जाता है तो उसमें अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखनी चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए, पूरा कर्म करना चाहिए। फल तो परपिता परमात्मा ने देना है। हम अपनी ओर से कमी रखेंगे तो कल को कहेंगे यहाँ कमी रहेगी, यहाँ कमी रहेगी। रिजल्ट के बाद चिंता ना, उस पर चिंतन किया जाए, गुंजाइश ना बचे करने की। इसलिए हम मेहनत करते हैं। जहाँ तक रेणुका चुनाव की बात है, उसमें क्योंकि रेणुका कंस्टिट्यूंसी हमेशा वहाँ से विधायक कांग्रेस का रहा, सत्ता पक्ष में भी ओपोजिशन में, और वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्चस्व रहा है। उनकी मनोवृत्ति आपको पता किस तरह की है, इसलिए वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं ताकि यहाँ बीजेपी ना जीते, बीजेपी बैकफुट पर चली जाए। मुझे कुरुक्षेत्र क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया था,
तो वहाँ भी हमने यथासंभव जो भी बेस्ट पॉसिबल है उस तरह से काम किया और सीट हमने उपचुनाव में जीती। सुखराम जी, कुछ भाजपा के लोग भी विद इन पार्टी और कांग्रेस के लोग भी आपको के ऊपर जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा होता है, राजनीति है, जिसको कुछ नहीं मिलेगा कोई ना कोई आरोप तो लगाएगा। वो किस एंगल से लगाते हैं मुझे पता नहीं है। आज हमारा संगठन है, रमेश तोमर जी हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष है, हितेन जी हमारे महामंत्री हैं, दिनेश चौधरी जी महामंत्री हैं, सबको साथ लेके जाते हैं। कई बार कई व्यक्तियों की बड़ी बड़ी इच्छाएं हो जाती हैं, तो फिर इस तरह के छोटे आरोप लगाना, हम इन चीज़ों पर कभी हम विश्वास नहीं मैं करता। समान विकास करने में मैं विश्वास करता हूँ। कंस्टिट्यूंसी में कहीं भी चले जाएं, बिना मतभेद हम काम करते हैं, मेरी नेचर है। और किसी से हम इंसान से मैं कभी भी भेदभाव करने की बात भी नहीं सोच सकता। हमारे घर में तो जो सुबह आ जाता है, हम उससे ना जात पूछते हैं ना पार्टी पूछते हैं। हम तो सोचते हैं कि अच्छा सौभाग्य हमारे घर में आया, उसकी जो भी सेवा की जा सके, जो बेस्ट पॉसिबल उसके लिए हो सकता है, वो हम काम करने का मैं प्रयास करता हूँ। सुखराम जी, तीसरी बार जब आप विधायक बने तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मंत्री के रूप में सेवा करने का मौका मिला। क्या क्या चीजें आप कर पाए और क्या लगता है कि क्या चीजें छूट गई? देखिए, मुझे कोरोना के समय में मंत्रिमंडल में शामिल होने का समय मिला। कोरोना उस समय चरम सीमा पर था और उस समय जब हम मंत्री बने, मुझे भी कोरोना हो गया। जब यहाँ लोगों का धन्यवाद करने आए और उसके बाद मैं एडमिट रहा। कोरोना की इस महामारी में जब आदमी 10-15 दिन 20 दिन एडमिट रहता है तो उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में भी समय लगता है। उस समय हमने लेने के बाद हमने काम शुरू किया। इस विभाग में बहुत कुछ करने के लिए लगाया है, बहुत कुछ हमने किया भी। ट्रैक पे लाने का प्रयास किया, टी&डी लॉसेज कम से कम हो उसका प्रयास किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक हो उसके लिए काम किया गया, हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम मजबूत हो उसके लिए बहुत काम किया गया। जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं उनकी क्षमता प्रॉपर तरीके से उनका धोन हो सके बिजली का, उसके लिए हमने प्रयास किया। और काफ़ी हद तक इस छोटे से समय में हमने काम किया है। और पूरे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का मुझ पर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, पार्टी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। और हाँ, ये जरूर है कि समय उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। हमने 2-3 ऐतिहासिक फैसले लिए। देखिए, जब तक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक ना हो लोगों को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल सकती, ट्रांसमिशन सिस्टम मजबूत ना हो तब तक अच्छी वोल्टेज नहीं मिल सकती, और जनरेशन ठीक पैदा हो। ये सारे सिस्टम को इम्प्रूव करने का हमने प्रयास किया है। हिमाचल प्रदेश पावर प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में लोगों को सस्ती बिजली मिले। 125 यूनिट बिजली, जो 125 यूनिट बिजली एक महीने में खर्च करता उपभोक्ता, उसको हमने फ्री में बिजली देने का नियम बनाया हमने। और उसमें 24 लाख कंज्यूमर में से लगभग 12 लाख कंज्यूमर्स का 14 लाख का बिल ही नहीं हिमाचल प्रदेश में आता। हिमाचल प्रदेश में लोग जंगलों में भी रहते हैं, गुज्जर हैं, जंगलों में रहते हैं। कई लोग ऐसे जिन्होंने घर बना लिए अपनी ज़मीन में। मकान बनाने में उनसे थोड़ी सी चूक होगी, उन्होंने जहाँ उन्होंने पार्किंग बनानी थी गाड़ी खड़ी करी, वहाँ उन्होंने कमरा बना दिया। उसमें उनको कनेक्शन नहीं मिलता था, एनओसी नहीं मिलती थी। उनको कमर्शियल रेट लगता था, टेम्परेरी कनेक्शन 7 रुपये यूनिट, वो हमने ख़त्म किया। विदाउट एनओसी मीटर लगाए लोगों के, ताकि लोगों को राहत मिले। और भी बहुत से डिसीजन हमने किए हैं।
परंतु समय कम मिला, जो हम कर सकते थे बेस्ट पॉसिबल करने का प्रयास किया। सुखराम जी बता रहे हैं कि जो पोंटा विधानसभा क्षेत्र में 5 सब डिवीजन आपके टाइम में बने हैं नए इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें से 1 वर्किंग में, बाकी 4 वर्किंग में नहीं है। देखिए, हमने 33 केवी के सब स्टेशन 2 कंप्लीट हुए, वैसे तो 3 कंप्लीट हुए। संतोषगढ़ का 33 केवी सब स्टेशन वर्किंग में है, पोंटा वाला वर्किंग में है, पोंटा शहर में बना है। एक जो बद्रीपुर में एक नया सब स्टेशन बना था, पुराना सब स्टेशन 33, उसको डिसमेंटल करना था, हमने उसको डिसमेंटल नहीं किया। उसमें हमने पुराने ट्रांसफार्मर लगाकर उसको रिवाइव किया। आज 6-6.5 एमपी के 2 ट्रांसफार्मर वहाँ लगे हैं, वो भी एक नया सब स्टेशन बन गया। 3 सब स्टेशन वर्किंग में हैं। 33 केवी गोंदपुर में का काम आवंटन हो गया ज़मीन का, उसमें डिस्प्यूट था, थोड़ा डिस्प्यूट क्या, वहाँ ज़मीन जहाँ उनकी कंप्लेंट है, कंप्लेंट रूम था, वहाँ पर इंडस्ट्री की ज़मीन थी, उनको फिर इंडस्ट्री लीज पर दिलवाएगी, उसका काम शुरू होने वाला है। 2 33 केवी एक नगेता का काम चला है, कंप्लीट है बिल्कुल, कभी भी वो महीने 2 महीने में चल सकता है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। इससे अलग भी हमने आपका 33 केवी सब स्टेशन 2 लाख उसकी क्षमता बढ़ाई। 33 केवी सब स्टेशन आपका संतोष यानी कि सतोन की कैपेसिटी बढ़ाई, 33 केवी सब स्टेशन रामपुरगढ़ की कैपेसिटी बढ़ाई, 33 केवी सब स्टेशन गिरिपारपुर वाले की कैपेसिटी बढ़ाई, ताकि लोगों को लो वोल्टेज की समस्या से, कनेक्शन लेने की दिक्कत से छुटकारा दिलवाया जा सके। और भी हमारी बहुत बड़ी योजना थी, हमने 220 और 132 केवी का नया सब स्टेशन यहाँ स्वीकृत करवाया था, उसकी फंडिंग होनी थी, सरकार बदल गई, वो काम पेंडिंग पड़ा है। वो जरूरी है पोंटा के लिए, गोंदपुर में स्वीकृत है, ज़मीन में ऑलरेडी लेनी है, ज़मीन ऑलरेडी बिजली बोर्ड की ज़मीन है, HPTCL ने उसकी सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रखी है, फाइनल स्टेज पर है। उससे सिलाई को भी राहत मिलनी थी, डबल सर्किट हो जाना था पोंटा में, सिंगल लाइन है आज पोंटा की 220 केवी गोदरी माजरी, 132 केवी कोलाल बंद पड़ी है, तो उससे बहुत बड़ी राहत मिलनी थी। उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी हम समय समय पर जब भी प्लानिंग में डिस्कशन होती है बिजली बोर्ड से, तो अधिकारियों ने, मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वासन दिया इसमें करेंगे उसको, तो उसमें हम बहुत आगे बढ़े हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने बहुत इम्प्रूव किया। पिछले दिनों हिमाचल में बड़ी प्राकृतिक आपदा रही, आपकी भूमिका को पोंटा की जनता ने बहुत सराहा। आप पूरी रात अपनी टीम के साथ सिरमौरी ताल में लगे रहे, लोगों ने विजुअल्स देखे उसके, कैसा लगता है आपको? प्रदेश सरकार का कैसा रोल था उसमें? देखिए, ये देवभूमि है, प्राकृतिक आपदा में सभी लोगों का जो विषय था, सभी लोगों ने अपनी तरफ से अच्छा प्रयास किया। जो हमें जिम्मेदारी मिली, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ भी नुकसान हुआ, उन घरों में हमने पहुँचने का प्रयास किया, जहाँ भी नुकसान हुआ है, चाहे एक घर डैमेज हुआ किसी का, हमने उसकी हर संभव प्रयास किया उसकी मदद करने की, पूरे विधानसभा क्षेत्र में। जहाँ सड़कें डैमेज, उनकी बात सरकार के सामने रखी, भी मंत्री आए आपदा में, हम उनके साथ खड़े रहे, पोंटा की मांग को हमने रखा। और जहाँ तक सरकार की बात है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता सरकार के बारे में। सरकार बोलती बहुत, कुछ थी, करती कम थी। मैं सिरमौरी ताल की ही बात कर रहा हूँ। जो जमीन जहाँ पर जो है इतने पेड़ लग गए, मलबा लग गया, जहाँ घर जो है दब गया, पशु दबे, आदमी दबे, वो 40-50 बीघे जमीन आज भी बंजर कदीम पड़ी है। उसकी सफाई नहीं सरकार को आ सके, उसके डंगे नहीं लगा सके, जो रास्ते डैमेज उनको प्रॉपर तरीके से पैसे नहीं दे सके। मैंने कई बार मुख्यमंत्री से निवेदन किया, यहाँ के मंत्रियों से निवेदन किया, मैं आदरणीय जिलाधीश महोदय जी के पास भी कई बार गया। ठीक है, क्लेम जो मिलना था वो मिला है,
सरकार ने वो दिया है, मुख्यमंत्री जी आए थे, जो एज पर नियम मिलता वही मिला। तो उस परिवार के बारे में, उस एरिया के बारे में हमें थोड़ा सा काम था, करना चाहिए था सरकार को। पता नहीं क्या कारण है, क्यों नहीं करे, या तो सरकार की नॉलेज में इतना बड़ा उस नहीं था, या कहीं ना कहीं कमी रही है, मैं ये महसूस करता हूँ। सुखराम जी, मैं दोबारा पहले वाली बात पे आता हूँ। जब आपने पहला इलेक्शन लड़ा और हार गए थे, जब मैं आपके करीबियों से पूछता हूँ, पिछले इस दौरान 2 दिन इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैंने कईयों से बात करी, वो कहते हैं कि वो दिन बड़े स्ट्रगल के थे। उस टाइम कार भी नहीं थी, शिमला भी लोगों की फाइलें लेके बस में जाया करते थे। कैसा रहता था उस सफर? उस समय बहुत कम गाड़ियां होती थी सभी के पास, बहुत कम। बहुत से विधायक गाड़ियों में आते थे, बसों में, बहुत कम गाड़ियां होती थी। तो हम तो चुनाव हारे थे, तो यहाँ से सीधी बस जाती थी। बस जाने में कि बस में बैठो शिमला पहुँच जाओ। मेरे ब्रदर थे वहाँ सर्विस में, कजन, उनके पास में अक्सर रहता था वहाँ। तो आना जाना बस में ही होता था। 5 साल हम बस पर ही गए लगभग, और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उस समय उम्र भी बड़ी यंग थी, तो दिक्कत होती नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसा। तो यहाँ से सीधी बस जाती थी। बस जाने में कि बस में बैठो शिमला पहुँच जाओ। मेरे ब्रदर थे वहाँ सर्विस में, कजन, उनके पास में अक्सर रहता था वहाँ। तो आना जाना बस में ही होता था। 5 साल हम बस पर ही गए लगभग, और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उस समय उम्र भी बड़ी यंग थी, तो दिक्कत होती नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसा। अभी आपने शुरू में जिक्र किया कि आपके भाई भाभी जी का बड़ा रोल है आपको राजनीति में सहयोग करने में। मुझे याद है, जब मैं दिव्य हिमाचल में होता था, तो मैं एक बार उसमें सीरीज चलती थी विधायक की पत्नी, तो आपके घर गया उनका इंटरव्यू करने के लिए। वो आपसे बहुत नाराज रहते थे, वो कहते थे आप बिल्कुल टाइम नहीं देते। यहाँ तक कि उन्होंने उस टाइम शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था, 2-4 दिन बाद, उन्होंने कहा पहली बार आप बाहर लेके जा रहे हो उनको। कारण ऐसा ना, देखिए, हमने एक गाय रखी थी, उसको भी आकर देखना है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेजना, उनकी परवरिश भी करनी है, स्कूल का अपना स्कूल में भी जाना है। तो शेड्यूल इतना टाइट होता था, हमारा आपस में सामंजस्य नहीं बनता था जाने का। अब एक आदमी को तो घर में रहना ही पड़ेगा ना। अब बच्चे भी, 3 बेटियां थी, वो स्कूल गोइंग थी, कोई कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए ऐसा ना, उस समय ऐसा था। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। आप खर्चा भी उनसे ले जाते थे? हाँ जी, आप खर्चा भी उन्हीं से मांग के ले जाते थे? नहीं, ये तो चलो खर्चा जब हमारे को जरूरत पड़ती थी हम उनसे ले जाते थे, जब हमारे उनको जरूरत पड़ती है हम दे देते थे, तो एक ही बात थी, उसमें क्या है। तो सुखराम जी, बच्चे, एक बेटिया की शादी हो गई है, क्या कर रहे हैं बच्चे, कहाँ से कर रहे हैं? मेरी एक बेटी इंजीनियर है, नोएडा में सर्विस करती है। उससे छोटी बेटी मेरी डॉक्टर है, वो पीजी कर रही है, एमडी कर रही है आईजीएमसी से। तीसरी बेटी मेरी, उसने लॉ किया, एमबीए की है, वो यूके में सर्विस कर रही है। बच्चों को राजनीति में लाने का विचार है? देखो, राजनीति में कोई किसी को जबरदस्ती नहीं ला सकता। उसकी इच्छा होती है कि वो राजनीति में आना चाहे या नहीं आना चाहे, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं हो सकती। परंतु एक बात मैं जरूर कहता हूँ, हमारे बच्चे संस्कारित हैं, उनको हर एक चीज़ की नॉलेज है। वो जहाँ भी जाएंगे अपने बिजनेस में भी सफल होंगे। अगर वो राजनीति में आना चाहे तो राजनीति में भी सफल हो सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं आएगी। सुखराम जी, आपने 2 मुख्य, भाजपा के टाइम में 2 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करा। उमर साहब के साथ आपकी बहुत करीबी नजदीकियां थी, आज भी हैं, और जयराम ठाकुर जी के साथ। दोनों की कार्यशैली में क्या फर्क था? कोई ज़्यादा फर्क नहीं है वैसे। प्रोफेसर प्रेम कुमार जी धूमल जी जो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, उस समय हम विधायक नहीं थे। जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो हम उसके साथ विधायक थे, सीपीएस थे। उनके साथ भी काम करने में बहुत मज़ा आता था, और वो हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, रिताड़ भी लगाते थे, काम भी करते थे।
जो हम पोंटा का काम लेकर जाते थे तो कभी जवाब नहीं होता था पोंटे के नाम पे। फिर आदरणीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, इनके समय में भी कोई दिक्कत नहीं। आदमी की अपनी नेचर होती है, नेचर के अनुसार आदमी काम करता है। जब हम किसी की इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे, वो आपका भी करेगा। शुरुआती सालों घर के लिए तो काम करना नहीं, शुरुआती सालों में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दिन आपको पहले राउंड में उम्मीद कर रहे थे कि आप मंत्री बन जाएंगे, लेकिन काफी टाइम लग गया। देखिए ऐसा होता है, मंत्री ना बनना एक अलग चीज है। मंत्री मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है बनाना। हमारी राष्ट्रीय हाईकमान बैठी है, उसका दिशा निर्देश होता है, उसके अनुसार मंत्री बनते हैं। परंतु सरकार बनना बहुत बड़ी चीज है। सरकार में व्यक्ति जाए, जिस भाव से हम काम करते हैं, लोगों की सेवा करनी है, पोंटा की समस्याओं का समाधान करना है, पोंटा को हिमाचल प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाना है, इस विजन के साथ, इस मिशन के साथ हम काम करते हैं। तो इसलिए हमें ना मंत्री बनने से हमारे में कोई परिवर्तन हुआ, ना बिना मंत्री बनने से हुआ। विधायक भी ऐसे ही थे, मंत्री भी ऐसे थे, बिना विधायक के भी हम ऐसे रहते हैं। हमारी अपनी कार्यशैली है मेरी एक काम करने की, उस कार्यशैली के अनुसार मैं काम करता हूँ। और मेरा एक उद्देश्य है पोंटा विधानसभा क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र, उसके लिए मैं निरंतर प्रयास करता हूँ। ओपोजिशन में मैं आज विधायक हूँ, उसमें भी हम सरकार से जब सेशन चलता है अपने यहाँ की पूरी बात रखते हैं। हर जगह हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कोशिश है। पोंटा को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, चारों तरफ इसके नदियाँ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर है, माइनिंग एरिया यहाँ पर है, रेलवे से जुड़ जाएगा, उसमें बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र के लोगों को होगा। और ये जल्दी फाइनल स्टेज पर सारी चीज़ें, जगाधरी से पोंटा रेलवे लाइन का सर्वे का भी काम लगभग शुरू होने वाला है। इसके लिए माननीय सुरेश कश्यप जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये वर्तमान उनसे मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये समस्या रही कि जगाधरी से जोड़ना पोंटा के सहारनपुर से जोड़ना है या बाया कालाम जोड़ना है, क्योंकि IIM आगे धोला कौन, उसको भी रेलवे से जोड़ना है। तो अब एक तो रेलवे से जोड़ना है, एक जो हमारी नदियां हैं उनका चैनलाइजेशन करना है, उनके किनारे किनारे सड़कें निकालनी है, दूसरा कोई अच्छे स्कूल यहाँ पर आ जाए। बाकी इस विधानसभा क्षेत्र में पीने का, सिंचाई का बहुत अच्छा काम हमने किया है, और भी करने की गुंजाइश है, वो भी करेंगे। तो पोंटा विधानसभा क्षेत्र में संभावनाएं हैं हिमाचल का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र में। सुखराम जी, आप शिमला संसदीय सीट के प्रभारी भी हैं और चुनाव प्रचार में तो आप खैर पूरे 5 साल ही चलते हैं। जो हाटी का मुद्दा था, भाजपा ने उसको सिरे चढ़ाया, उसका हरिजन समुदाय में बहुत नाराजगी देखने को मिली। इसका खामियाजा भी सुरेश कश्यप जी को भुगतना पड़ सकता है इस सीट से। आपको क्या लगता है बीजेपी कैसे निपटेगी इससे? देखिए, जहां तक हट्टी के मुद्दे की बात है, अगर 1967 में गिरिपार क्षेत्र को हट्टी का दर्जा मिल गया होता तो आज उस इलाके की तस्वीर और तकदीर अलग होती। हमारे सैकड़ों बच्चे आज IAS अधिकारी होते हैं, HAS अधिकारी होते हैं, अच्छी सर्विस में होते हैं, केंद्र सरकार सर्विस में होते हैं। जब ये ट्राइबल का मुद्दा उठा, समय समय पर इसकी मांग उठती रही, तो हमारे कांग्रेस के मित्र भी जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में रेजुलेशन लाते थे, पास करके केंद्र को भेजते थे ताकि ट्राइबल हो जाए। हमने ज्वाइंटली प्रस्ताव पास करके दोनों सरकार, दोनों पार्टियों के लोगों ने भेजा है। और जब हम राजनीति में आए, भारतीय जनता पार्टी के नए लोग, चाहे कांग्रेस के लोग हों, जब ये मांग उठने लगी बार बार
तो हमने भी सोचा है तो मांग पूरी हो जाए या फिर मांग को खत्म किया जाए। आदरणीय राजनाथ सिंह जी चौगान मैदान में आए, उन्होंने कहा कि इसको ट्राइबल का दर्जा मिलना चाहिए। और हमारे उस समय के सांसद सुरेश वीरेंद्र कश्यप जी ने इस मांग को समय समय बहुत अच्छे तरीके से उठाया। प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे उस समय भी उठी, और उसके बाद प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, हम भी 2-3 बार उनसे जाकर मिले, बहुत लंबी प्रक्रिया पूरी की। और मैं विशेष रूप से अपने नेताओं का धन्यवादी हूँ। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने पहली बार लोकसभा में ट्राइबल की मांग को रखा था। आदरणीय जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे, जिस गंभीरता के साथ उन्होंने इस बात को केंद्र के समक्ष रखा, यहाँ पर सर्वे करवाया, उनको भी हम साधुवाद देते हैं। हमारे एमपी साहब हैं सुरेश कश्यप जी, इन्होंने जिस संजीदगी के साथ इस बात को रखा, मैं कहता हूं कि ट्रांसगिरी क्षेत्र के नौजवानों को, लोगों को सुरेश कश्यप जी का साथ देना चाहिए। जब ये मांग सिरे पर चढ़ने पर आ गई, उससे पहले कांग्रेस के लोग जब यहाँ पर उस मांग को पूरा करने के लिए आते हो, संघर्ष हो रहा था, तो मीटिंगों में साथ आते थे, जल्दी होना चाहिए, ये मांग बहुत जरूरी है। इवन के कई कांग्रेस के नेता कहते थे हम तो कर नहीं सके अपने समय में, आप ही कर दो, आपकी सरकार कर दे। जब ये डिमांड पूरी होने पर आ गई, लोकसभा में पास हो, राज्यसभा का केवल काम रह गया, तो कांग्रेस के लोगों के पता चल गया तो अब मांग पूरी होने वाली है। फिर इसमें राजनीति आ गई। वही लोग जो आज इसका विरोध कर रहे हैं, उस समय इस मांग के पक्ष में थे। उन्होंने मांग रखी कि हमें हमारा जो एससी का दर्जे से बाहर ना निकाला जाए, हम एसटी में आना नहीं चाहते। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सतोन आए, उन्होंने मंच से कहा, लोकसभा में बिल पास हो गया कि हम जैसे लोग कहते हैं, यहाँ के लोगों की मांग है, एससी समाज को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, उनका दर्जा एजीटीज रहेगा। उस समय उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया। और जब ये राज्यसभा में पास हो गया, माननीय राष्ट्रपति जी ने इस पर मोहर लगा दी, तब इसमें ज्यादा राजनीति आ गई। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। कहाँ उनके अधिकारों का हनन हो रहा है? वो तो एसटी में है ही नहीं। आज भारतवर्ष बहुत आगे जा चुका है। पहले वाली परिस्थितियां देश में नहीं है, प्रदेश में नहीं है। आज जो ये ट्राइबल का मुद्दा, इसके साथ नौजवानों के भविष्य जुड़ा है, इलाके का विकास जुड़ा है। उसके बाद एक योजना के अनुसार वो कोर्ट में चले गए। जल्दी ट्रांसगिरी क्षेत्र को ट्राइबल का दर्जा मिलेगा, हमारे बच्चों को उनको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। राजनीति में नफा नुकसान होता रहता है। एक दिन आएगा, मैं आज कह रहा हूं आपको, जिस दिन एससी समाज के लोग भी बोलेंगे कि हमें भी एसटी में आना है। मेरिट उठा के देखिए ना, एमबीबीएस की मेरिट बनती है, ओपन में कितने परसेंट जाती है, ओबीसी में कितने परसेंट जाती है, एससी में कितने परसेंट जाती है, एसटी में कितने परसेंट जाती है। कम से कम 10% का फर्क होता है। इतनी डाउन मेरिट जाती है एसटी में। केंद्र सरकार की सर्विसों में कितना ओपन स्पेस हो जाना था हमारे बच्चों के, कितने इंटरव्यू निकलने थे। इसलिए छोटी मानसिकता के साथ हमें काम नहीं करना चाहिए। राजनीति तो आती जाती रहेगी। आज हम विधायक हैं, कल नहीं होंगे। ट्राइबल होगा तो सारी उम्र रहेगा ना।
लोगों को बेनिफिट मिलेगा, फंड ज़्यादा आएगा, विकास होगा। इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ अपने मित्रों से भी कि कम से कम ट्राइबल घोषित करने के लिए, एसटी का दर्जा मिलने के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुखराम जी, जब गिरी पार के लोगों को है हाटी का दर्जा मिला, एसटी का दर्जा मिला, तो हमारे पोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े जो गिरी पार के लोग हैं वो उसमें छूट गए। कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई, वो क्या है? देखिए ऐसा है, इसमें शुरू में बात ये थी कि इसमें जो है रीति रिवाज क्या है, हट्टी में आते कौन है, उसकी चर्चा चलती रही, परंतु हमने इन पंचायतों को शामिल किया है। अभी भी कोई क्लियर नहीं है, वो प्रदेश सरकार के डिपेंड करता है। वो गिरिपार की हमारी पंचायतों को, लोगों को सारी सुविधा देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, ये स्पष्ट नहीं है। सर, आपने ये रेलवे की बात करी। जब धूमल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो हिमाचल विकास कांग्रेस के साथ अलायंस था। उस टाइम धनीराम शांडिल यहाँ से एमपी बने, फिर उसके बाद वीरेंद्र कश्यप, फिर उसके बाद सुरेश कश्यप जी। लगातार 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया। सिर्फ लोकसभा में आवाज उठाने से काम चल जाएगा क्या? नहीं, सर्वे हो रहा है, लोकसभा में उठाने सर्वे से आगे बात कभी नहीं बढ़ी सर। देखिए, ये वाइल्ड लाइफ का एरिया है, दिक्कत आ रही है, सड़क बनाने में दिक्कत आ रही है। अभी 4 लेन हो रही है, अभी लाल ढांग से पीछे 4 लेन रुक गई, नहीं बनी ना 4 लेन, उसका भी रास्ता खोजा जा रहा है, यही समस्या इसमें है। और मैं आपको बता दूं, ये फाइनल स्टेज पर है, होने वाला है। कोंटा को रेलवे से जोड़ा जाएगा और हमारी सरकार जोड़ेगी आने वाले समय। फिर जब अनुराग ठाकुर जी ने अनाउंस करा तो उम्मीद हमारी कोंटा की जनता की कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। उसने बहुत प्रयास किए इसके लिए, दोनों जगह से सर्वे के लिए डाला उन्होंने, सहारनपुर से भी सर्वे हो, यहाँ से भी सर्वे हो, उस पर काम चला है। उनके कारण ही ये जो है यहाँ तक बाइक पहुंची है इसकी। हिमाचल से 2 नेता केंद्र में बड़े अहम पदों पर है, अनुराग ठाकुर जी और जेपी नड्डा जी। क्या फर्क लगता है उनकी कार्यशैली में, क्या फर्क है? नहीं, कार्यशैली में कोई फर्क नहीं है। जो जिसको जिम्मेदारी देती है वो खूबी निभाते हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, अपनी बहुत बखूबी से जिम्मेदारी निभा रहे, नेतृत्व में चल रहा है। प्रदेश के हितों को कौन ज्यादा? आदरणीय जयराम ठाकुर जी, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी मंत्री हैं। डिप्लोमेटिक जवाब दे। नहीं, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी मंत्री हैं, वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रति दोनों का दृष्टिकोण, काम करने का तो देखिए ढंग अलग अलग, घर में अलग अलग होता है सभी का, कोई किसी ढंग से काम करता है, कोई किसी ढंग से करता है, परंतु दोनों हिमाचल प्रदेश के पुत्र हैं। हिमाचल प्रदेश की माटी से पैदा हुए दोनों व्यक्ति हैं, इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं और हिमाचल प्रदेश को इन दोनों से बहुत बड़ी उम्मीद है और उन्होंने उस उम्मीद को पूरा भी किया और आगे बढ़ेगा हिमाचल प्रदेश। हमारी दोनों नेताओं की भूमिका बहुत अच्छी रहेगी केंद्र में, हिमाचल प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा, अभी तक मिल रहा है लाभ। सर, राजनीति में किसको अपना आइडल मानते हैं आप, अटल जी को या मोदी जी को? देखिए, मोदी जी तो भी प्रधानमंत्री बने हैं, पहले से अटल जी को अपना आदर्श मानते हैं। आप जिंदगी में, राजनीति में भी हर क्षेत्र में ऐसा होता है कि हर किसी की कुछ बातें अच्छी होती है, कुछ बुरी। विपक्ष के नेताओं में कौन सा, किससे आपको लगता है कि इससे कुछ सीख ली जा सकती है? देखिए, जहां तक सीख लेने की बात है, सीख तो हर एक व्यक्ति से ली जा सकती है। कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। आप अच्छाई को ले लो, बुराई को छोड़ दो, सीख हो गई। वीरभद्र सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी कार्यशैली से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका काम करने का अपना ढंग है, उसको भी हम अध्ययन कर रहे हैं किस तरह से वो काम करते हैं। सर, आपने बड़ी विषम परिस्थितियों में राजनीति शुरू करी, पैसे का भी अभाव था। आज बहुत सारे युवा आपको देख के राजनीति में आते हैं कि हम भी कोई मुकाम हासिल करेंगे, लेकिन संघर्ष नहीं कर पाते। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? राजनीति में क्या करना है, कैसे अपनी जगह बनाएं? देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात है,
अगर तो आप सेवा भाव से राजनीति में आते हैं तो अब राजनीति में सफल हो जाए, अगर आप कोई दूसरा एम लेके राजनीति में आएंगे तो सफल होना बहुत मुश्किल हो, तो उससे निराशा बड़ी जल्दी आती है। और कुछ कहना चाहिए पोंटा की जनता से? मैं पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का पहले तो बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे बार बार पोंटा विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका दिया। पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पानी की अपार संभावनाएं हैं। मैं मानता हूँ कि पीने के पानी के क्षेत्र में पोंटा विधानसभा क्षेत्र हिमाचल में नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र है। जितने पीने के पानी की फैसिलिटीज विधानसभा क्षेत्र में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में नहीं। सिंचाई में भी हम हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 है, परंतु हम सिंचाई में और आगे बढ़ना चाहते हैं, 100% जमीन की सिंचाई करना चाहते हैं। नदी नालों का चैनलाइजेशन करवाना, नदियों के किनारे सड़कें बनाना, अच्छी बिजली की सुविधा, अच्छे हॉस्पिटल हों, ये सारा हमारा एक मिशन है। मिशन के अंतर्गत मैं काम करता हूँ हमेशा। इसलिए हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र पोंटा विधानसभा क्षेत्र बने, उसके लिए मुझे आपका जो भी पोंटा विधानसभा क्षेत्र लोगों को बहुमूल्य से जो होगा वो मेरे सर माथे, उसके अनुसार मैं काम करता हूँ। और मुझे आशा है जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखा है, हिमाचल प्रदेश को प्राथमिकता दी है, हमारे 2 बड़े नेता केंद्र में हैं, हिमाचल प्रदेश में फिर सरकार का परिवर्तन जल्दी होने वाला है। फिर उसी रफ्तार के साथ, दुगनी रफ्तार से हम पोंटा का विकास करेंगे। मैं पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें भरपूर समर्थन, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दें। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, हमारा सांसद सरकार में जाए, एक्सपीरियंस भी हो गया उनको, पोंटा की जो बची हुई समस्या उनका समाधान हम करें। और मैं सुरेश कश्यप जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सेंट्रल रोड फ्रंट से एक ब्रिज बन रहा है 45 करोड़ की लागत से, नावगढ़ से अफगानी से, वो केंद्र सरकार के लिए है, उसमें आदरणीय सुरेश कश्यप जी का योगदान है। बद्रीपुर से शिलाई हाट कोटी सड़क 1350 करोड़ से बन रही है, ये केंद्र की देन है, हमारे एमपी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पोंटा का बाईपास बन रहा है, काम चला है, कोराल से ब्रिज बनेगा, पोंटा को जोड़ेगा, उससे भी बहुत बड़ी राहत पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिलने वाली है। जल जीवन मिशन में 17,000 कनेक्शन हुए हैं पोंटा विधानसभा क्षेत्र में, केंद्र सरकार की स्कीम। जहां तक सांसद निधि की बात है, केवल मात्र 3 साल उनको पैसे मिले, 2 साल का पैसा कोरोना का नहीं मिला, कुछ पिछला बकाया था 17.5 करोड़ रुपया उसने पकड़ा, उसमें से 1 करोड़ 35 लाख रुपया पोंटा विधानसभा क्षेत्र को दिया। ये हमारे मित्र कई तरह की बातें करते हैं, और ये हिमाचल प्रदेश का ऐसा सांसद है जिसने 100% अपनी विधायक एमपी लैड लोगों में बांटी है, जितना मिला उतना बांटा है। कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं जिसको पैसे ना दिए। इसलिए मैं पोंटा विधानसभा क्षेत्र से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय सुरेश कश्यप जी को पुनः सांसद बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश को और मजबूत करने के लिए काम करें, बुलंदियों पर हमारा देश उनके नेतृत्व में जाए,
विकास का नया अध्याय उनके नेतृत्व में शुरू हो। इसलिए हमें सोच समझकर मतदान करना है और मतदान विकल्प केवल नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए सभी से निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पिछली बार से अधिक बढ़त से कोटा विधानसभा क्षेत्र से आदित्य सुरेश दस्वी जी को यहाँ से जिता कर भेजे। सुखराम जी, अभी हम जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर थे विद इन पार्टी भी आपके ऊपर जातीय राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल उलट में पार्टी के ही पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग इस तरह के आपके ऊपर आरोप लगाते थे कि आप मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हो, उनके बीच में आप बहुत ज्यादा उठते बैठते हो, जबकि पार्टी की एक हद तक इसमें। देखिए, विधानसभा क्षेत्र में जो भी व्यक्ति रहता है, जब आदमी जी जाता सभी का विधायक होता है। तो जहाँ तक मुस्लिम समाज के लोगों की बात है, उनके बारे में भी हमें सबको सोचना पड़ता है। प्रदेश के नागरिक है, देश के नागरिक है, इससे ज्यादा बात करने की आवश्यकता। एक शुरू के जब आपके राजनीति के शुरू के साल थे तो हम देखते थे कि आपका जो लोगों को सुनने की क्षमता और उनके साथ डील करने की क्षमता का एक अलग लेवल होता था। आप किसी को भी नाराज नहीं रहने देते थे, आप किसी भी लेवल पे जाके उनको मना लेते थे। लेकिन पिछले दिनों हमने आपका स्टाइल चेंज होता देखा, आपने नाराज लोगों को छोड़ दिया। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने मन बना रखा था चुनाव लड़ने का, उनकी एक लकीर बन गई थी, लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, चुनाव लड़ना ही है। हम उनको मनाने में एक्सट्रीम तक गए। जब हमें ये पता चल गया कि उन्होंने मानना नहीं है, फिर हमने अपनी योजना बदल दी। हमने बैठ के निर्णय कर लिया चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद किसी को मना नहीं है। फेवरेट नेता कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। फेवरेट फूड कौन सा है? खाने में क्या चीज पसंद करते हैं? करेला पसंद करता हूँ। फेवरेट मूवी? मूवी और क्रिकेट में से? क्रिकेट। राजनीति को छोड़ से रिलैक्स जब टाइम मिलता है तो क्या करते हैं? वैसे तो समय मिलता ही नहीं, मुझे ऐसा समय मिला ही नहीं आज तक, सच्ची बात बता रहा हूँ। थैंक यू। न्यूज़ घाट के इस पॉडकास्ट की सीरीज़ आगे चलती रहेगी, जिसमें आप सुनेंगे और देखेंगे देश की जानी मानी हस्तियों को, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को। आप इसमें किसे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, किसकी कहानी को सुनना चाहते हैं, ज़रूर बताएं नीचे कमेंट करके। धन्यवाद।